हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे ही दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस, जो आपका लेटेस्ट अभी आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, इसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके देखना है और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है और देखना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एलपी के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। इसके पहले ऑलरेडी हमने कई सारे क्लास को प्रोवाइड भी किया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। ओपन पब्लिकेशन का जो बुक आपका आया हुआ है, जिसमें कि आपका वॉल्यूम 1 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आया था, उसको भी हमने कवर किया हुआ है। ये आपका जो है खान सर का आपका बुक है, जो कि आपका साइंस के लिए आपको जो स्पेशली आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो इस पर आपका पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर अगर बात किया जाए तो नो चार्ज, इस पर किसी भी प्रकार का आपका आवेश जो है आपके नहीं होते। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म परमाणु परस्पर प्रभाव है। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पॉजिट्रॉन, सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है कि डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर परमाणु पर परस्पर प्रभाव है। तो ये आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि परमाणु की नाभिक में आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा रहता है। इसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये आपको पर पूछा रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आपका चार्ज होता है, तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻ आपका 19 आपका जो है कूलम हो जाएगा। तो ये आपका जो है निगेटिव में होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जबकि अगर ये प्रोटॉन के बारे में अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर फिर आपका जो है पॉजिटिव में हो जाएगा। ये जो आपका 19 जो होगा ये आपका माइनस होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻ आपका 19 कूलम हो जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन पर ये आपका चार्ज हो गया। जबकि अगर प्रोटॉन पर अगर पूछा जाता है तो ये आपका प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻ आपका जो है 19 आपका कूलम होता है। इसके अलावा अगर मास ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का आपका जो है मास कितना होता है, तो आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻ आपका जो है 31 आपका जो है केजी होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो खोजा गया था आपके जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है, ये आपको पर पूछा रहा था। प्रोटॉन पर आपका सकारात्मक होता है, क्योंकि इस पर चार्ज ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि आपके पॉजिटिव होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर इसको प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। इसको डेमोक्रिट्स के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आरआरबी जेई के एग्जाम में भी आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके पूछे गए थे, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही कह दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में ऋणात्मक आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। तो न्यूट्रॉन जो है कार्बन के आपके जो है कार्बन में भी आपका पाया जाता है। इसके अलावा आपका जो है नाइट्रोजन में भी पाया जाता है, ऑक्सीजन में भी पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है इसको विखंडित नहीं किया गया है और इसके अंतर्गत इसके अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट होता है, तो देख भी पाएंगे। आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया है और वही अगर देखा जाए तो ग्रुप डी के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं जो आपके जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में आपका पूछा गया वही देख पाएंगे ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है यहाँ पर आपका फ्लक्चुएट करता है क्वेश्चन को पूछने में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो एलपी के एग्जाम में भी क्वेश्चन ज़्यादातर आपका रिपीट होते हैं। आगे आपको मिलेगा भी जो भी आपका एलपी के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया। और जैसा कि एलपी का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है ये आपके काफ़ी कम ही
शिफ्ट में होता है, जैसे कि अगर ग्रुप डी की रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इस वजह से एएलपी का क्वेश्चन आपका ज़्यादा आपका नहीं रहता है। बाकी आपको रेलवे में जितने भी आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है इसको मैं ऑल ओवर आपको कराऊंगा, तो इन सभी को आपको जो अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका जीनोन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपको सही नहीं है। तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो यहाँ पर कहने का मतलब है देखिए कोई भी तत्व अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लिखते हैं, तो वो अगर हम लोग 2O लिखते हैं तो ये क्या करता है कि परमाणु को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, और ऑप्शन ए में दिया गया है दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया। दो तत्व के परमाणु आपस में समान नहीं हो सकते। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। तो प्रोटॉन में जो धनात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। ये आपके आरआरबी जेई के अलावा एलपी के एग्जाम में भी आपका पूछा गया था, ग्रुप मनी पब्लिकेशन के वॉल्यूम में हमने जो है कवर भी किया हुआ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको बताना कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, ये आपको पर पूछा रहा था जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहे कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको बताने कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है किसका वर्णन नहीं करता है। तो देखिए इसका अगर आप कॉन्सेप्चुअल अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे इसके लिए सबसे पहले जो नलिका का प्रयोग किया गया था, इसमें किसी प्रकार का जो है यानी वैक्यूम था, उसमें किसी प्रकार का हवा नहीं भरा गया था, और जो है काफ़ी सारा उसमें एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर देख पाएंगे ऑप्शन ए में दिया गया है नाभिक की उपस्थिति जिसमें कि था। इसके अलावा परमाणु के आवेश ये भी आपका था, जिसमें कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति, ये सारा कुछ यहाँ पर आपका था। लेकिन परमाणु के अस्थायित्व इसके बारे में किसी प्रकार का जो है कंडीशन आपका लागू नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा था। ये आपका 2n² से दर्शाया जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन भी अगर लिखा जाता है तो 2n² के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। और वही चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किस सूत्र द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। 2n² के रूप में इसको जो है किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकिरण प्रयोग के परिमाण स्वरूप किसकी खोज हुई थी, ये आपको पर पूछा रहा है। तो परमाणु में नाभिक का खोज हुआ था, क्योंकि रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा किरण जो है ये आपका प्रहार किया गया था सोने के पतली चादर पर। तो वहाँ पर क्या था कि जो भी नाभिक में जाता था वो काफ़ी देखा जाता था कि काफ़ी कम ही जो है ये जो रिटर्न आता था, काफ़ी कम ही दूरी पर क्या होता था कि गिर जाता था। बाकी अगर देखा जाए तो इसके अलग जगह नाभिक से अगर दूर अगर इसका प्रहार होता था तो ये क्या होता था कि आर पार हो जा रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा दूर चले जा रहे थे। तो इस प्रकार से नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था। तो रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली किस पर दागा गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये सोने के पत्थर पर दागा गया था, जैसा कि डिटेल में मैंने आपको जो है एक्सप्लेन भी अभी कर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। तो इस पर क्या होता है, तो ये अगले बाहरी कक्षा में चला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, ये आपको ऊपर पूछा रहा था। ये जो है रदरफोर्ड के द्वारा ही खोजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि एम कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना होता है, ये आपको ऊपर पूछा रहा था। यहाँ पर देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन को जो रखा जाता है इसको के एल और आपका जो है एम में रखा जाता है। तो के में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है ये आपका 2, जबकि एल में अगर देखा जाए तो इसमें आपका यहाँ पर 18 होता है, और सॉरी एल में अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर आपका जो 8 होता है। के एल एम आपका होता है 2, 8 और आपका 18 होता है। तो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा।
ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कितना तरीका से इसको जो है रिपीट किया गया है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। फिर देख पाएंगे आपका जो है 9/8/2018 में पूछा गया है। इसके अलावा ग्रुप डी में भी आपका देख पाएंगे आपका 4 बार आपका रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होता है जो कि लगातार आपका जो है रिपीट आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा, चूंकि के एल एम और आपका यहाँ पर एन होता है तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और एम में 18 रखा जाता है और एन में देखा जाए तो 32 रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एन कोश में समायोजित कितने इलेक्ट्रॉन्स को जो है समायोजित किया जा सकता है एन कक्ष में, तो यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के एल एम और आपका एन होता है और तीसरी कक्षा के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपका यहाँ पर एम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो के में दिया गया है तो इसका आपका स्ट्रक्चर ही होता है के आपका एल, उसके बाद एम और एन होता है। तो के से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो देख पाएंगे एक ही टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन को आपका रिपीट यहाँ पर आपको किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये भी आपका हो जाएगा के एल एम और आपका एन हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है एल कक्ष के बारे में, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन में देखा जाए तो ए में दिया गया 8, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख देना है। जो एल्यूमिनियम का जो आपका होता है ये आपका यहाँ पर 13 होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है 13। तो 13 को लिखते हैं तो 2 8 और आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसमें कितना आपका सेल बना, तो 1 2 3 सेल बना। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है 3 सेल, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना चाहिए, जैसे कि अगर मान लिया जाए एल्यूमिनियम का अगर लिखा जाता है तो ये आपका 2 और आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है इसको इसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो इधर आपका लेफ्ट साइड जितना भी बचता है आपका लास्ट कक्षा को छोड़ करके, तो ये सभी आपके जो है कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बारे में भी आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है और जनरली आपका सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है, तो वही यहाँ पर आपका हो जाएगा के एल एम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। तो चतुर्थ में पूछा जा रहा है, तो चतुर्थ में आपका कितना हो जाता है 32, क्योंकि इसमें आप 2 रखते हैं, इसमें 8 और इसमें 18 और लास्ट में 32 रखा जाता है। वही यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि चतुर्थ स्तर में कितना इलेक्ट्रॉन्स को समायोजित कर किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 32, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 2n², ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी आपका मिला हुआ था ग्रुप डी के एग्जाम में, और मैंने आपको बताया कि एलपी के एग्जाम में और आरआरबी जेई के एग्जाम में भी आपका रिपीट है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एलपी के एग्जाम में भी पूछा गया है और आरआरबी जेई के एग्जाम में भी आपका जो रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको बताया कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी आपके ओकिर गैस के अंतर्गत आता है और ओकिर गैस की टोटल आपका 6 होते हैं, संख्या है आपका 6 होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है। और यहाँ पर जैसे कि आपको पूछा रहा है, तो जैसे कि हीलियम की अगर बात किया जाए तो हीलियम का परमाणु संख्या आपका 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम तो इसका 2 होता है। इसमें आपका जो है 8 आपका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या नहीं होता है। इसके अलावा जो भी आपका होता है, जैसे हीलियम के अलावा आपका जो है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी में अगर देखा जाए तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या आपका 8 होता है। और जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या आपका 8 होता है उसको ओकिर गैस यानी नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीलियम को छोड़ करके सभी के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं,
तो आपके 8 पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि सर्वाधिक स्थिर या अकिरी परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक स्थिर या अकिरी परमाणु, अकिरी जैसे कह दिया तो ये आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या, तो सभी को आपको ऐड कर देना है। 8 2 10 5 15 हो जाएगा और ये आपका जो है फास्फोरस का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको नामित करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि अगर मैग्नीशियम को अगर लिखा जाए तो मैग्नीशियम को जैसे हम लोग लिखते हैं तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका 12 होता है। तो 2 8 आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका गलत हो जाएगा। हीलियम में भी अगर देखा जाए तो आपके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही इसका परमाणु संख्या होता है। मैग्नीशियम, हीलियम और नियोन दिया गया है। तो हीलियम यहाँ पर भी दिया गया है, इसका भी बाहरी कक्षा में 2 होता है। इसके अलावा अगर लिथियम देखा जाए, सोडियम देखा जाए और पोटेशियम देखा जाए तो इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके 1 होते हैं। जैसे कि अगर लिथियम की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो लिथियम का परमाणु संख्या आपका 3 होता है और ये आपका 2 और 1 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में 1 हो गया। सोडियम में आपका 12 होता है। इसमें अगर देखा जाए सोडियम का आपका 11 होता है परमाणु संख्या, 2 8 और आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसमें भी आपका 1 हो गया। इसके अलावा पोटेशियम का आपका 19 होता है। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो 8 2 10 और फिर आपका 8 1 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा। तो लिख भी सकते हैं कि LM करके आप जो है लिख सकते हैं। तो 2 8 18 उसके बाद आपका 32 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 36 तक ही दिया गया है। तो 2 8 18 उसके बाद आप लोगों को 8 कर देना है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 2 8 यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है 2 8 18, उसके बाद यहाँ पर आपको 8 दिया गया है। इसको ऐड करेंगे तो आपका 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2 8 2 है, तो तत्व का नाम क्या है, ये आपको पर पूछा। तो 8 2 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो 12 किस पर है, तो ये आपका मैग्नीशियम का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है 8, तो इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2 और आपका 6 हो जाएगा। तो 2 और 6 देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से दिया गया है कि कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि किसी भी परमाणु का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर 1 2 या फिर आपका 3 आता है तो ये आपके धातु के अंतर्गत रहेगा। इसके अलावा अगर 4 आता है तो ये आपको उपधातु हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो धातु होता है और ना ही तो अधातु होता है। इसके अलावा अगर 4 से अधिक आता है 7 तक तो ये आपके जो अधातु के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि अगर 8 आता है तो ये आपके ओकिरी गैस के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 283 दिया गया है। तो बाह्यतम कक्षा में 3 है तो ये आपका धातु हो जाएगा, लेकिन हमें बताना है कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, मतलब अधातु है। ऑप्शन बी में दिया गया है लास्ट बाह्यतम कक्षा में 1, तो ये भी आपका धातु के अंतर्गत रहेगा। ऑप्शन सी में दिया गया है लास्ट बाह्यतम कक्षा में 1, तो ये भी आपका धातु के अंतर्गत रहेगा। लेकिन ऑप्शन अगर डी की बात किया जाए तो 2 और 6 दिया गया है। तो अगर लास्ट में अगर 6 दिया गया है तो ये आपको अधातु के अंतर्गत चला जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा 38 नंबर, जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इसका किसी प्रकार का संयोजकता नहीं होता है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर 8 आ जा रहा है या फिर 2 आ जा रहा है या फिर आपका 18 आ जा रहा है तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ना तो ये किसी से एक्सेप्ट करेगा ना ही तो ये किसी को डोनेट करेगा। तो ये अस्थिर रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका कट रहा है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कुछ क्वेश्चन का आपका आंसर आपका कटेगा 1 2 क्वेश्चन का, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा। तो जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है, तो 0। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी देख लेते क्या कुछ आगे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि समान रासायनिक गुण वाले
दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर जो निकाला जाता है तो उसको जो है परमाणु संख्या की आपका कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो आयतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या आता है उसी के बेसिस पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछे जा रहे हैं किसी तत्व में इसके आयतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो किस में होता है ये आपको पर पूछा रहा है। तो पोटेशियम अगर देखा जाए तो इसमें आपका 1 हो जाएगा, जबकि लिथियम में देखा जाए तो 2 हो जाएगा, और सोडियम में अगर देखा जाए लिथियम में अगर देखा जाए तो 2 और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत, यहाँ पर देखिए क्या पूछा रहे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा 3, तो 2 और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और हमें देखना है कि किसका आयतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है 2 है। तो सोडियम में अगर देखा जाए तो इसका 11 होता है, तो 2 8 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका कितना हो जाता है 20, और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 8 आपका कितना हो जाएगा 2 8 8 आपका, उसके बाद यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो आयतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यही आपका फुलफिल कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि डैश में आयतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, तो ये आपका हो जाएगा जीनोन, क्योंकि ये आपके ओकीरी गैस है। हीलियम आपके जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन, तो ये सभी क्या है तो ओकीरी गैस है। तो इसका आयतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या जो 8 होगा और ये पूरी तरह से फुलफिल होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला में यहाँ पर आपको बता रहा है कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पहले आवर्त में 2 तत्वों के डैश संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के से आपका स्टार्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट में पूछा रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए हैं किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 17 यहाँ पर आपको दिया गया, तो 17 के समान किसका बिहेव होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो 17 का अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाता है तो 2 8 और आपका कितना हो जाएगा 7। तो देखते हैं कि इस प्रकार से किसका आपका आता है। तो जैसा कि यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि 18 का आएगा, क्योंकि इसका कितना हो जाएगा तो 2 8, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा तो 2 8 8 2 10 और 8 आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वही यहाँ पर आपको दिया गया 17, तो 2 8 आपका 7 हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है अधातु है। जबकि यहाँ पर भी देखा जाए तो जैसा कि 18 दिया गया है, तो 8 2 10 और यहाँ पर आपका 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का समान नहीं होगा। ये आपका 7 वाला आपका धातु के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि 8 वाला जो ओकीरी गैस के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से और भी लिखा जाता है, डायरेक्ट हम लोग आंसर को पकड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कितना, तो 35 दिया गया है। तो 17 का अगर हम लोग लिखते हैं तो 2 8, उसके बाद आपका 7 हो जाएगा। और 35 का भी अगर हम लोग लिखते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा तो 2 8, उसके बाद आपका 18 हो जाएगा। तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 और 8 आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसके बाद आयतम कक्षा में आपका कितना हो जाएगा 7, तभी तो आपका 35 पूरेगा। तो इन दोनों का गुण क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, क्योंकि आयतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपका जो है समान है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे डैश के आयतम कोश में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका कितना किस में होता है, तो धातु के अंतर्गत होता है। जैसा कि 1 2 या फिर 3 अगर आयतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है तो ये आपके धातु के अंतर्गत जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन का संख्या एक समान होती है, तो ये जो आपका होता है ये आपका जो है एंटीमनी और आपका बिस्मथ में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षा किस में होता है ये आपको पर पूछा रहे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यानी आयतम कक्षा में कितना 8 और 3 कक्षा आपका जो आर्गन में होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अधातु के अंतर्गत कितना कितना हो सकता है ये आपको पर पूछा रहा है। 4 होगा तो ये आपका उपधातु हो जाएगा, तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और ये आपका 8 भी हो सकता है। हालांकि 8 आपको ओकीर के अंतर्गत चला जाता है, लेकिन ये क्या है कि आपके धातु के अंतर्गत ही आपको रखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है यदि तत्व A1 B1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आपको दिया गया है 1s2 2s2 3s2 और यहाँ पर आपको दिया गया है B1 का 1s2 2s2 2p6 3p4 हो, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा ये आपको पर पूछा रहा है। जैसे कि मान लिया जाए ए और यहाँ पर आपको बी दिया गया है, तो इसका जो यहाँ पर आपको जो आयतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको दिया गया है कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपका देखिए कितना दिया गया, तो ये आपका आयतम कक्षा में यहाँ पर आपको 3 है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 3s1 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 3s1 दिया गया है और यहाँ पर आपका 3p6 आपका 3p
4 दिया गया। तो इसके लिए जो आपका सूत्र हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा ये देखना है। तो जैसे कि अगर ए और यहाँ पर आपको बी दिया गया है, इसका वाला जो संयोजकता होगा इस पर आ जाएगा और इसका वाला जो संयोजकता है ये आपका यहाँ पर इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपका बी में देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपका पी वाला में कितना दिया गया है 6 दिया गया है और यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, सॉरी हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, तो पी वाला में आपका 6 और यहाँ पर आपको जो है 4 दिया गया है। तो यहाँ पर AB2 यहाँ पर आपको दिया गया, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 यहाँ पर आपको बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये 4 क्या करेगा, किसी से एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका P दिया गया है ये 4 दिया गया, तो ये आपको उपधातु के अंतर्गत आ जाएगा और ये किसी से जो है, चूंकि जो रिएक्शन होता है ये धातु के बीच होता है और धातु के बीच जो है नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है कि 4 दिया गया तो ये आपका उपधातु हो जाएगा और ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे आपका 6 दिया गया है, तो ये क्या करेगा, किसी से 2 एक्सेप्ट करेगा। तो 2 जब ये किसी से एक्सेप्ट करेगा तो निगेटिव चार्ज जो लगेगा ये आपके बी पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज लगेगा। लेकिन जब इसका जब सूत्र बनाया जाता है, कंपाउंड बनाया जाता है, तो ए बी जैसे कि लिखा जाता है और बी पर मान लिया जाएगा अगर -2 है तो इसका क्या होता है कि संयोजकता चेंज हो जाता है, आपस में चेंज हो जाता है। ए वाला बी के पास चला जाएगा, बी वाला ए के पास चला जाएगा। तो बी का कितना है, तो यहाँ पर आपका 2 है जो कि माइनस में है, तो ये किसके साथ आ जाएगा, तो ए के साथ आ जाएगा। तो ए के साथ अगर इसको लाया जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A2B, जो कि आपका सोडियम सल्फाइड को इंडिकेट करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सोडियम सल्फाइड, देखिए कैसे Na2S को ये इंडिकेट कर रहा है, वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा था। जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिया गया और इसका इलेक्ट्रॉन सॉरी आपका जो है परमाणु यानी एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है और इसको अगर लिखा जाए तो 2 और 6 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 2 ये किसी से एक्सेप्ट करके अपना अष्टक पूरा करेगा, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बस आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। जो भी अगर और अभी आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।